अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
अच्छा जी, 4th क्लास सही आपकी ना, रेगुलर। ऐमन हसन, ऐमन इकबाल, आयशा रिफ़त, अलीशा वसीम, अलिशबा इबाद, अलीज़ा असलम, अलीज़े अशद, आयशा रिफ़त, अलीज़े अशद कहाँ है? आमना बतूल, अनब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान ख़ान, अरसलान ख़ान जुनैद। जो तुम पहली क्लास में आए हो आज, प्रीवियस क्लास में थे। असदुल्ला ख़ान, असील, अतिया अज़ीज़, आयशा खालिद, आयशा शेख, बतूल फ़ातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ईमान, ईमान कहाँ है? ईमान आप हैं। फरिया अहमद, फरीहा, हुदा अनीस, कहाँ है हुदा? कशफ कलीम, कशफ मुग़ल, लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच। आप आए पहली क्लास से आज। माहम खान, आए माहम। मनाहिल शाहिद नहीं है। मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस शेख, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, नमरा नास, निमरा तारी, नुसरत गुल, उमैहा बिनते आरिफ, कुरतुल ऐन, अच्छा, राफिया, अच्छा, मैं सुबह 8 बजे के आई हूँ, मुझसे बैठा नहीं था। ठीक है, ये मेरा टाइमिंग है। सही है। ये सीआर को दे देती ना, वो जो लड़की बैठी है सीआर को मोबाइल पे जो है, हाँ उनको दे जाए। ये देखिए चलिए। रफ़िया अलीम, रफ़िया, रक्षा कुमारी, रामीन दानिश, रामीन, रमना इरफान, रमना, रोहम रेहान, सफ़ीना अकबर, समीर समी, सारा, शफ़ान, शास, शीज़ा ख़ान, सोहा ख़ान, सुंगड़ रानी, सुहानी, सैयदा फ़िज़्ज़ा इसरार, फ़िज़्ज़ा, सैयदा फ़िज़्ज़ा इसरार, सैयदा हुनैज़ा अली, सैयदा तूबा इम्तियाज़, सैयदा तूबा किरण, तैयब अहमद खोकर, तैयबा, तहरीन वक़ार, उम्मे अतिया, उम्मे हानी, वानिया ख़ान, युसरा हयात, ज़हरा, ज़ीनिया अली, क्या नाम है? राफ़े अली, राफ़िया अलीम,
छः जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। क्या नाम है आपका? युसरा हयात नाम नहीं आया। युसरा हयात नाम मैंने लिया तो है। वानिया ख़ान, युसरा हयात। अच्छा, चलें जी शुरू करें। कौन है आगे? राइट हैंड साइड से फर्स्ट रो। वो उनको कह रहा हूँ जी। क्या हो गया? चलें भाई, क्या हुआ? चलें, इतना टाइम नहीं होता, जल्दी शुरू। कौन किसने पढ़ा है? वहाँ से शुरू करें, आप पढ़ें। चलें। चलें आगे चलें। डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी। Ideology can be defined as a set of beliefs, especially the political beliefs on which people, parties, or countries base their actions. Ideology of Pakistan is Allama Iqbal. Allama Iqbal was not only a great poet, but also he was a prominent philosopher. After the First World War, he took active part in politics and along with other Muslim leaders endeavored to guide the destiny of Muslims in respect of the future of the Muslims. He believed that the Hindus and the Muslims were different communities which could not live together in peace. As early as 1909, he had rejected the idea of common nation. किसका मोबाइल बज रहा है? Hindus and Muslims. अब मोबाइल ना बजे किसी का। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी। आइडियोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंसान की थिंकिंग का, सोच विचार का। इंसान इरादा करता है, नीयत करता है, यही आइडियोलॉजी है। और पाकिस्तान के बनाने में भी ये इस्लामी सोच सबसे पहली, जो हमारी कुरान के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बुखारी शरीफ, उसकी भी पहली हदीस आइडियोलॉजी पर है, रिलेटेड टू आइडियोलॉजी। और इंसान जो सोचता है वो अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, उसके दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि लाखों साल इंसान की सोच, हर वक्त जो सोच रहा है, इसको या तो जन्नत के करीब करेगी या दोज़ख के। तो मुसलमानों की ये एक सोच पैदा हुई जिससे उन्होंने क्या इरादा किया कि एक मुनज़्ज़म इरादा कर लिया जी। हाँ, अभी तो की थी आपने वही है।
तो यही इरादा होता है, आइडियोलॉजी होती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी बताएंगे। सेकंड, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ख्याल कैसे पैदा हुआ, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड अल्लामा इकबाल, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड कायद आज़म, कंक्लूजन। अब डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ बिलीफ्स। देखें, बिलीफ हम जानते हैं कि हमारे क्या हैं, अकीदे हैं, अकायद हैं। मुसलमान एक अकीदे के नज़रिए के बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारता है। उसके पास बाज़ाब्ता हयात एक मुकम्मल कंप्लीट दीन मौजूद है। एम ऑफ लाइफ हमारे पास वो करेक्ट पाथ मौजूद है, अल्लाह ने हमें दिया है। तो यही अकीदे की बुनियाद पर अकीदों को जमा करके, ठीक है, एक शक्ल देना किसी भी चीज़ के इरादा करने को, स्पेशली द पॉलिटिकल बिलीव्स ऑन विच पीपल पार्टीज और कंट्रीज बेस देयर एक्शंस। अगर इसको आप सियासत की तरफ लेकर आएँ तो सियासी पस मंज़र को अपने दिमाग में रखते हुए अगर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ वो एक साथ जमा होकर एक इरादा कर लें, एक सोच पैदा कर लें कि हमने ये मकसद, ये काम करना ही है, ये मकसद हासिल करना है, तो दीन इसी चीज़ का नाम है, बिलीफ इसी अकीदे का नाम है। हमारे इस्लाम की दीन की बुनियाद भी किस पर है, बिलीफ पर है। सबसे फर्स्ट प्योरिटी जिसको पॉइंट कहा जाता है वो यही है, बिलीफ है। अब इसकी बुनियाद पर मुसलमान का अकीदा शुरू होता है। अगर उसका अकीदा बिलीफ सही नहीं है तो फिर वो बहरहाल आगे भी कमज़ोर हो जाता है। मुसलमान तो होता है नाम का, लेकिन उसके अंदर कमज़ोरी होती है। तो यही अकीदा बाद लोग समझते हैं कि इस्लाम का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के खुद बनने में आप देखें, सबसे पहले जो कोशिश बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे शुरू की गई थी, एक जहन साजी करना, एक दिमाग में बात डालना। सबसे पहला पॉइंट कि जिसका ख्याल किसने पैदा किया, उलमा ने। ये बिलीफ किसने इनके दिमागों में डाला था, खुद अल्लामा इकबाल बेचारे नहीं समझ पा रहे थे, और कायद आज़म नहीं समझ पा रहे थे, सर सैयद अहमद ख़ान नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस एक पॉइंट के ऊपर यूनिटी हो गई, सब मुत्तहिद हो गए। वो क्या था कि भाई ये सोच ही अलग है, हम मुसलमानों की सोचने का अंदाज़ ही अलग है। तो हमारा इस्लाम टोटली डिपेंड करता है ऑन बिलीफ, और हिंदुइज़म में ऐसा नहीं है, ना ब्रिटिश के ऐसा है। तो हम उस बुनियाद पर बिलीफ की, हमारी सोच क्या है, एक अलग है, डिफरेंट है। तो बस ये जो एक इरादा और सोच पैदा की ना, ये किसने पैदा की, इस्लाम ने और उलमा ने। उलमा इस्लाम को जानते थे उस वक्त भी, तो उन्होंने इन मुसलमानों के अंदर ये एक सोच बेदार कर दी। जब ये दिमाग में एक बात आ गई, जैसे एक आइडिया आ जाता है, इंसान कहता है मैं तो बहुत सोच रहा था, मुझे आइडिया मिल ही नहीं रहा था, आपने मुझे वाकई जो पॉइंट्स बताए तो मुझे बेहतरीन एक आइडिया मिल गया, मैं उस सोच तक पहुंच गया। तो ये किसने दी, फिज़िकली तो उलमा ने दी, और जनरली तौर पे देखें तो इस्लाम ने दी। ये इस्लाम का अकीदा है, बिलीफ का। तो अगर जो लोग ये बात कहते हैं कि इस्लाम का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो सरासर झूठ बोलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बनने में खुद सियासत थी, और सियासत को जो सबसे पहला दिमाग दिया वो किसने दिया, दीन ने, इस्लाम ने दिया। और रसूलुल्लाह, ये तो हमारे चंद बरसों पुरानी बात है ना, जो सदियों पुरानी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सियासत के सारी दुनिया को फ़तह कर लिया। हज़रत उमर ने आधी से ज़्यादा दुनिया, 70% अबव दुनिया को वो फाते बन गए, बग़ैर सियासत के बन गए। क्या आप ये समझते हैं, आपकी ये सोच है कि बग़ैर सियासत में पड़े आप
मुल्कों दर मुल्कों को फतह कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यह आपकी सोच गलत है। तो आप पीछे रह गए, आपने अपने इस्लाम को, दीन को हर जगह से बाहर निकाला, हत्ता कि ज़िंदगी से भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल गया। और अब हम सिर्फ दुनिया के अपने रजिस्टर के अंदर हम मुसलमान नाम हमारा है लिखा हुआ, यहाँ भी हमें मुसलमान नाम से पुकारा जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान शुमार नहीं किए जाते, क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी नहीं है। कोई भी जिस किसी एक हरकत से पता चल जाए कि हम मुसलमान हैं, तो हमने सियासत से भी इस्लाम को निकाला। लेकिन सियासत बग़ैर इस्लाम के है ही नहीं। जब निकाला तो देखें ना क्या हशर हो गया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड अल्लामा इकबाल। अब देखें, एक आलिम ने सोच दी, क्या सोच दी उन्होंने? यही सोच दी कि वो जो मुसलमान एक बिलीफ रखता है ना, तो वही बिलीफ की बुनियाद पर अब उसके पास एक मुल्क बनाने का भी अकीदा मौजूद है, बिलीफ को लेकर। जैसे वो अल्लाह के वहदानियत पे यकीन रखता है, रसूलों को मानता है, किताबों को मानता है आसमानी, ऐसे फरिश्तों के निज़ाम को मानता है, तो इस सब पर भी अमल करने के लिए उसको एक अलग सेपरेट नेशन, अलग रियासत की भी ज़रूरत पड़ेगी। तब वो बिल्कुल आज़ाद होकर अपने दीन पर चल सकेगा। जो मर्द हजरात हैं वो सुन्नत लिबास, उनको कोई नहीं रोक सकेगा दाढ़ी रखने से, उनको कोई नहीं रोक सकेगा गुनाह से बचने से, उनको कोई नहीं रोक सकेगा खुल्लम खुल्ला जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने से, अपने दीन के शायर पर प्रैक्टिस करने से, अमल करने से। और इस औरत को कोई नहीं रोकेगा पर्दा करने से, और ये आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारेगी और धड़ल्ले के साथ जो है घर से नहीं निकलेगी। इसको कोई ताकत बाहर नहीं निकालेगी घर से, इसको कोई मजबूर नहीं करेगा कि तुम नौकर बनो, जाओ नौकरी करो, जाओ जॉब करो। ये था हमारी आज़ादी का असल मकसद, और वही फना हो गया। आप देखें, वही ख़त्म हो गया। इस्लाम ने औरत को क्या आज़ादी दी है? यही आज़ादी दी है कि वो अपने आप को पूरा छुपा सकती है, उसको कोई ताकत नहीं नुमाया कर सकती कि इस औरत को, जिसको इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, नीचे से उठा के आसमान पे बिठाया, वो औरत फिर ज़मीन पे आके गिरना चाहती है। और साइन बोर्डों पर उसकी तस्वीर और फलानी जगहों पे, और एक मतलब इस औरत की ये हैसियत रह गई, एक साबुन बेचने के लिए इसको लगा दें तस्वीर पे। मतलब ये हम किधर पहुंच गए, किधर गिरी हुई थी औरत, अल्लाह ने उसको उठाया और ऊपर बिठा दिया आसमान पे कि भाई तुम तो घर की रानी हो, मलका हो, इस चार दीवारी की तुम शहजादी हो। शहजादी को आपने काम करते देखा है कभी? अगर किसी ने देखा है तो मुझे बताओ। ऐसे मलका, रानी, शहजादी बनाया। ये कहती नहीं मैंने नौकरानी बनना है। माजरत के साथ लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नाराज़ नहीं होना, लेकिन मैं आपको आपके दिल की भी बात कर रहा हूँ एक तो, और दूसरा ये कि मैं आपसे आपके रिलीजन की भी बात कर रहा हूँ और आज़ादी की भी बात कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें, कोई ये ना समझे मैं इधर इस्लाम पढ़ा रहा हूँ, ये मैं खुल के आपको आपकी आज़ादी का मकसद बता रहा हूँ बस, जो वाकई उस वक्त हमारी औरतों का भी मकसद था, मर्दों का भी मकसद था, नौजवानों का भी था, बच्चों का भी यही मकसद था, बूढ़ों का भी यही था, उलमा का भी यही था। लाखों उलमा लटक गए, सूलियों पे चढ़ा दिए गए। क्यों? उन्होंने अपनी जानें दे दी, जिस मकसद को हासिल करने के लिए दी थी उसी को हमने फना कर दिया। पाकिस्तान के बनने में आप समझते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ क्या? औरतों ने अपने दूध पीते बच्चों के गले दबा के उन्हें कत्ल किया है। वो औरतें खड़ी हो जाएंगी तुम्हारे सामने कि बेहयाओ, तुमने क्या मुल्क का हशर किया, इसलिए हमने ये सरजमीन हासिल की थी, मैंने अपने दूध पीते बच्चे का गला दबाया। ये वाक़यात हुए, लोगों के आंखों देखे, उन्होंने सुनाए, बूढ़े हो गए,
वो जिस बंदे ने सुनाया कहते हैं जिसने आंखों से देखा वो उस काफिले में खुद शामिल था। जब इन फौजियों से, सिखों से बच बचा के भाग रहे थे तो ये जत्थे होते थे मुसलमानों के, छुप जाते थे, किसी खेत में छुप गए। अब वहाँ से 10 फौजी गुजर रहे तो वो खामोश छुप के बैठे हुए। 30-35 अफराद हैं मुसलमान, क्योंकि इनको सरहदें क्रॉस करनी है ना। जब ये डिवीज़न हुई तो अब इधर के लोग उधर पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे और उधर के इधर भाग रहे थे। तो जो मुसलमान थे वो तो इतनी बर्बरियत नहीं कर रहे थे, वो तो जाने देते थे, भाई जाओ निकलो, इस जगह को खाली करो। लेकिन वहाँ से आने वाले मुसलमानों को कत्ल किया जाता था। ट्रेनें भरी हुई मकतूल मुसलमानों की भरी हुई आती थी, वो नहीं छोड़ते थे, तो सेक काट देते थे, बिल्कुल 20 से 2 टुकड़े कर देते थे इंसान मुसलमानों के। और ये बच के भाग रहे थे। कहते 35 अफराद पे मुश्तमिल ये हमारा टोला था मुसलमानों का जो छुपे हुए थे। अब बच्चा कई दिनों से हम भाग रहे थे, पैदल भागते थे, जैसे ही दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था तो हम भागते थे, फिर कहीं खेत में छुपते थे, कहीं किसी जगह छुपते थे, जंगल में, जहाँ जगह मिलती थी। तो कहते अब वो खाने को तो कुछ मिलता ही नहीं था, भागते हुए इंसान को खाना पीना कहाँ से मिलेगा। अब जब तक दूध था बच्चा पीता रहा, जब अब भूख बच्चे को सता रही है, और वो देख रहे फौजी आ रहे हैं दूर से, ये छुपे हुए, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, गर्मी अलग, खेत की तकलीफ अलग, भूख प्यास अलग। बच्चा तो बच्चा है, दूध पीता, वो क्या उस बात मानेगा, उसको अक्ल समझे। अब माँ पहले उसका मुंह दबा के उसकी आवाज़ को रोक रही है कि अगर उधर आवाज़ चली गई तो ये सब 35 बंदे इस बच्चे के चक्कर में मारे जाएंगे। जब उसने देख लिया कि बच्चा तो खामोश ही नहीं हो रहा, तो वो उसकी गले को दबाया, सांस को रोका ताकि आवाज़ ना निकले। ये अच्छी माँ है, ये खड़ी होगी कल को और गिरबान पकड़ लेगी आप सब औरतों का कि तुम्हारे लिए हमने ये रियासत और अपनी जाने बच्चों की दूध पीते कोई माँ मार सकती है ऐसे। और कई औरतों ने इस तरह अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, और उसने सांस दबा दी अपने बच्चे की, अपने हाथों से अपने कलेजे का उसने गला घोट के उसको मार दिया ताकि ये 35 लोग बचे और ये रियासत कायम हो, पाकिस्तान बने। हम इसको मजाक समझ रहे हैं, हम अपनी फंटरबाजियों में लगे हुए, हमारी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, हमारी तो अयाशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, मेरे तो मेकअप ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मेरे तो हुस्न ही नहीं, और मेरा मतलब आप कहाँ चले गए। इसीलिए उन्होंने अपनी जानें दी। आप हंस रहे हैं, आपको संजीदा होना चाहिए हालांकि इस टॉपिक पे। बहरहाल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल एक आलिम दीन ने भी जो सोच पैदा करी मुसलमानों के अंदर एक अलग रियासत की, लड़ने भिड़ जाने की, जाने दे देने की, उस रियासत का हमने क्या हाल किया वो हम अच्छी तरह जानते हैं। नज़रिया पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ना सिर्फ एक अजीम शायर थे, हम उसे सिर्फ एक शायर समझते हैं, फ़लसफ़ी समझते हैं, हालांकि वो एक बहुत बड़ी सोच रखने वाला इंसान था जिसने ऐसी सोच पैदा कर दी कि माएँ अपने बच्चों के गले दबा गईं और नौजवान लड़कियां अपनी इज्जतें बचाने के लिए पहाड़ों से कूद गईं और उन्होंने अपनी जानें दे दी, लेकिन रियासत कायम होगी चाहे जो जिसने जो करना कर ले। और उसके बाद हमने क्या करा है ये हमें पता है अच्छी तरह। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल ने एक बहुत ज़बरदस्त सोच पैदा करी और बढ़ चढ़ कर मुस्लिम रियासत के सियासत के अंदर उन्होंने अमल दखल किया। अगर ये उलमा ना दाखिल होते और ये सोच उस वक्त होती तो बन जाना था पाकिस्तान, फिर तो बेड़ा गर्क ही होता, हम क्या पाकिस्तान बनाते। समझ गए बात। तो ये वजूहात थी। बहरहाल चलें आगे। आगे अगली लड़की कहाँ है? फ्रॉम 1920 से From 1920 to 1929, Allama Iqbal watched political development in India very closely, and anti-Muslim attitude of Hindus convinced him to believe that the two major communities of subcontinent cannot pull on together in an amicable manner. So he openly declared that we support each other, we respect each other, and genuinely aim at dominating each other. But we are unwilling to recognize that each group has a right to free development according to its own cultural tradition. हाँ जी, अल्लामा इकबाल ने 1920 से 29 तक इन 9 सालों में ना
हिंदुस्तान में सियासी तरक्की को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उसके करीब उन्होंने होकर और हिंदुओं के मुस्लिम मुखालिफ रवैये ने चूँकि बहुत ज़्यादा आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी थी बरसगीर में, तो उनको भी कायल किया। और यहाँ पर दो बड़ी बरादरियाँ मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दोस्ताना अंदाज से रह तो रही हैं, लेकिन नज़रियात की बुनियाद पर वो एक दूसरे के साथ हरगिज़ भी नहीं चल सकती। तो लिहाजा इन्होंने खुलकर फिर ये ऐलान करने शुरू कर दिए उसी अपनी सोच के, जो मुसलमानों के अंदर इन्होंने बेदार की थी कि हम एक दूसरे पर शक करते हैं, बातनी तौर पर भी हम गलबा एक दूसरे पर हासिल करना चाहते हैं, अपने मज़हब को दूसरे पर थोपना भी चाहते हैं। शायद हम इस बात को पहचानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हुए अभी तक कि हम अलग अलग सोच रखने वाले और डिफरेंट रिलीजन रखने वाले लोग हैं, हमारे सकाफ़त बिल्कुल अलग है, हर एक के अपने तौर तरीके। हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, ना हिंदू मानने को तैयार है और ना दूसरी जानिब। तो मुसलमानों के अंदर फिर ये एक और मज़ीद चिंगारी इन्होंने पैदा करी और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ने लग गए। चलें भाई, नेक्स्ट लड़की कौन है? ओ एक सेकेंड, चलें। अच्छा, दिसंबर 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के अंदर जो एक खिताब दिया, ये एक बुनियाद बना इस चीज़ की। ये जो इनका खिताब था, एड्रेस था, इस इजलास की सदारत भी यही कर रहे थे और इसमें जो सदारती खिताब इन्होंने दिया उसमें इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया रकम बाब किया। गोया इन्होंने सिर्फ़ ये कहा कि मुसलमान बरसगीर के अंदर अपनी ज़ात पात, मज़हब और अपने सकाफ़त को बिल्कुल अलग थलग देखते हैं और ये दोनों यहाँ पर एक अलग अलग रियासतें हैं जो एक ख़ित्ते के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके इस एड्रेस में इन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान इंसानी ग्रोहों का एक बर्रे आज़म है, सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि अलग अलग ज़बानें बोलने वाले हैं और इनके तौर तरीके हर एतबार से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इस बात को मुसलमान तो पहचान चुके हैं, इन हक़ाइक़ को मान चुके हैं, लेकिन हिंदू और ब्रिटिश लोग इस बात को अब तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए और एक रियासत बना दिया जाए। जैसे यही मुगालता अभी आप देखें तो यहूदियों को लेकर है, उनका इसराइल जो एक कब्ज़े की रियासत है, ठीक है ना। ये कोई दो रियासती निज़ाम का मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि वो तो उनका कब्ज़ा की हुई जगह है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको बद्दुआ भी है, कुरान की भी बद्दुआ है, अल्लाह की भी है कि हमने इनको कायनात में क़यामत तक ज़लील व ख्वार करके रखना है। और ये है, आप अगर ये देखते हैं, समझते हैं कि अभी उनके पास ताकत है,
तो ये हमारी गलत सोच है, क्योंकि अमेरिका के पीठ पीछे वो ताकत अपनी जाहिर कर रहा होता है, अभी भी उसमें कोई ताकत नहीं है। और यहूदियों को इसीलिए अल्लाह ने बर्बाद रखा, क्योंकि ये नस्ली एतबार से ही गलत लोग हैं, ख़राब लोग हैं। और इन्होंने एक एक दिन में कहते हैं 50-50 नबियों को नौजुबिल्ला शहीद किए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात तो आप पढ़ते ही होंगे, कुरान में मौजूद है। तो मजहबी एतबार से ये यहूदी कौम थी है, और ज़ाहिरी एतबार से, कौमियत के एतबार से देखा जाए तो इनको बनी इसराइली कहा जाता था। लेकिन इन्होंने जो बड़ी रूहगर्दानी की वो तो अल्लाह जानते थे ना, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ये नाराज़ हुए कि बनी इसराइल की नस्लों से सारे नबी आ रहे थे, ये रसूल आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हमारी नस्ल से नहीं आए, ये दूसरी नस्ल अरबों में से कैसे आ गए, जो कि आप जानते हैं हज़रत इस्माईल की नस्ल से आप पैदा हुए। तो ये इनको एक बहुत बड़ा धचका लगा, इनके लिए ये नाराज़गी की बहुत बड़ी निशानी थी ये बात। तो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी ज़िंदगी इनसे नफ़रत की है, और आपने यही हमें तालीमात दी हैं कि तुम भी यहूदियों से नफ़रत करो। और यहूदियों का जो लिबास है पैंट शर्ट, हम वो अब तक पहन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुसलमान ये यहूदियों को ही खुश करना चाहते हैं। अल्लाह ज़ाहिरी एतबार से ही आप देख लें। अब मैं क्या कहूँ उससे आगे, बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। जो कुछ गज़ा में हुआ तुमने देखा, और जो और भी कुछ हो रहा है वो तुम देख रहे हो, ठीक है ना। तो अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम्हें ना चुल्लू भर पानी में इकरा यूनिवर्सिटी की 4थी मंजिल से छलांग मारनी चाहिए। क्योंकि ये लिबास किसका है, पैंट शर्ट यहूदियों का है, और हम उन्हीं का हेयर स्टाइल अपनाते हैं, और हमारी लड़कियां भी उन्हीं की प्रोडक्ट्स अपनाती हैं। यहूदी को आपके पर्दे से क्या तकलीफ़ है, मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन, अगर आप में अक्ल हुई तो आपको समझ आ जाएगी बात। क्योंकि यहूदी का एक औरत के पर्दा करने के पीछे करोड़ों का बिजनेस जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठप हो जाता है। कॉस्मेटिक का बिजनेस आप देख लें, अगर इनने पर्दा कर लिया तो फिर ये तो हमारी प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदेगी। हाँ, लॉस है उसके कारोबार का भी। कहते पूरी दुनिया में एक बड़ी अमाउंट का उनका ख़तरनाक लॉस है। जैसे अभी भी मुसलमानों ने उनको लॉस दिया ना, उनकी कोल्ड ड्रिंक नहीं ख़रीद रहे, फ़लानी मैकडोनल्ड नहीं खा रहे, KFC नहीं खा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने चलो बहुत हद तक इसमें कंट्रोल किया। तो अगर हम यहूदियों के तौर तरीके को पसंद कर रहे हैं तो हमारे रसूल ने नहीं किया, नापसंद किया और नफ़रत भी की उससे। और इन्होंने ही पाकिस्तान के बनने में सारी मुखालफतें भी की हैं। इन्होंने कोई मुसलमानों का साथ नहीं दिया, कर दिया तो जाओ उधर मदद करो, मुसलमान बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ तो तुम बम गिराते हो और इधर। तो ये आपके हमदर्द हो सकते हैं? किसी भी हाल में नहीं। चले भाई आगे, ये पैराग्राफ हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। किस लड़की का आपका नंबर है? चलें। हाँ, तुम्हारा नंबर नहीं है अभी, यूं चल रहा है। चलो, हाँ दिया अल्लामा इकबाल वौज़ा। हाँ ये तो मैंने बता दिया ना, आगे चलो, बस टाइम वेस्ट नहीं करो। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बता दिया ना पिछला। अभी लेता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ। जिनको पहले दिया उनकी अभी लेंगे। तो एक हफ्ते पहले आपको बता दिया था ना। अच्छा, अभी डेट देखता हूँ। खामोश हो जाओ, वो पढ़ ली हैं। हाँ, This continental address
festival on 22nd March 1940 was the high water mark of Pakistan movement. During his address, he said, "The Hindus and Muslims belong to different religious philosophies, social customs, and literatures. They neither intermarry nor interact. बस घुमा के बोल दिया करो जैसे मैंने बोला था। चलो, Interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based on conflicting ideas and conceptions. Their concepts on life and of life are different. It is clear the Hindus, Muslims, idea is सर मुझसे नहीं पढ़ा जाता। नहीं पढ़ा जा रहा, चलो उसके साथ वाली पढ़ लो। Write their inspiration from different sources of history. They have different epics, different heroes, and different episodes. Very often, the hero of one is the foe of other, and likewise, their victories and mistakes over them. To yoke together two such distinct nations under single state, one as a majority and other a minority. भाई नज़रिए पाकिस्तान की बात चल रही है और यहाँ पर अब दूसरा नंबर आ गया कायद आज़म साहब का। तो वो भी यही फरमाया करते थे, उन्होंने कहा कि दो कौमी नज़रिया, मैं इसका अलम बरदार हूँ। अब मैं भी इस बात को मानता हूँ, इन उलमा ने मुझे भी बड़ा गाइड किया है और ये बात आती भी है कि आखिर ज़िंदगी में कहते हैं अल्लामा ये जो है कायद आज़म, ये इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, ये मुसलमान हो गए थे। ये बात पता चलती है, इन उलमा की किताबों में लिखी हुई है। क्योंकि पहले चलें ये पुजारी थे वो अलग मसला था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इस्लाम के करीब आ गए थे। हैं नहीं, ये तो वो थे पुजारी जिसको कहते हैं ना, वो थे शुरू से। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए इन्होंने कामयाबी से मुकदमा चलाया और चूँकि अंग्रेज़ी के माहिर थे तो इस एतबार से अपनी ज़बान जो अंग्रेज़ों की भी ज़बान थी उसमें उनको समझा सकते थे और एज़ आ वकील भी बड़ा कानून जानते थे, कॉन्स्टिट्यूशंस इनको याद थे। आखिरकार अंग्रेज़ों को बरसगीर की तकसीम को कबूल करने पर कायद आज़म ने आमादा किया था अंदरूनी एतबार से। 22 मार्च 1940 को इनका सदारती खिताब जो हुआ तहरीक पाकिस्तान का, वो मुसलमानों के लिए एक समझें कि आबी निशान के तौर पे उभर के आया सामने, यानी कि एक बड़ी उसने वजाहत कर दी। इन्होंने अपने खिताब में मुसलमानों को मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला करार दिया। फ़लसफ़े, समाजी रस्म रिवाज, अदब, हर एतबार से इन्होंने उसमें ये मेंशन किया कि मुसलमान बिल्कुल अलग ख़यालात रखने वाले, तसव्वुरात रखने वाले लोग हैं। और इसी वजह से देखा जाए तो ये हिंदुओं के साथ शादियां भी नहीं करते, उनके साथ बैठकर एक बर्तन में खाने को पसंद भी नहीं करते और गेट टुगेदर भी नहीं करते। इसी तरह इनके अपने तौर तरीके उनके अलग हैं, इनके रसूमात अलग हैं, उनके अलग हैं, इनकी महफ़िलें अलग हैं, उनकी अलग हैं। ये उनकी महफ़िलों में इतना ज़्यादा अमल दखल भी नहीं करते और ना वो इनके साथ करते हैं। तो इस एतबार से भी देखा जाए तो अक्सर चीज़ें इनके दरमियान क्या है, डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा। चलें आगे। On the basis of two nation theory, All India Muslim League passed its Lahore Resolution on 23rd March 1940, which made the achievement of Pakistan as great for the political struggle by the Muslims. After the passage of Lahore Resolution, there was only the main chant by the Muslims, that is, "Ban ke rahega Pakistan, leke rahenge Pakistan." Later on in 1944, during his talks with Gandhi, Qaeda Azam clearly said, "We hold and maintain that the Hindus and Muslims are two major nations by any definite or age of a nation. We are a nation of 100 million, and what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportions, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions." पूरा कर लो कंप्लीट। In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By our tenets of international law, we are a nation. Conclusion. बस सही है। अच्छा, बन के रहेगा
पाकिस्तान, ये नारा था मुसलमानों का। फिर लाहौर की करारदाद मंजूर होने के बाद जो रेजोल्यूशन भी पास हुआ, उसके बाद मुसलमान यही नारा लगाया करते थे। जैसे इससे पहले भी अल्लाहु अकबर का और ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम का मकसद क्या, ये सारे नारे थे। तो उसके साथ मज़ीद एक्स्ट्रा अब ये नारा भी जुड़ गया कि बन के रहेगा पाकिस्तान और ले के रहेंगे पाकिस्तान। ये एक जज्बा मौलवियों ने आम आवाम के अंदर पैदा कर दिया। मर्द क्या, औरत क्या, नौजवान क्या, बूढ़े क्या, बच्चे, सब के अंदर ये जज्बा पैदा हो गया इस लाहौर रेजोल्यूशन के फ़ौरन बाद से। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। जैसा कि मैंने एक वाक़या आपको सुना भी दिया, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हुए। तो अब 1944 में गांधी के साथ इन्होंने टेबल टॉक किए और उनको इस तरफ उन्होंने जो है मुतवज्जे किया कि भाई आप भी इस चीज़ को देखते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमानों को देखें, ये बिल्कुल अलग थलग कौम है और किसी भी यकीनी या उसके अलावा तहज़ीब के एतबार से देखें, उनके यकीन के एतबार से देखें तो दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। तो बहरहाल गांधी तो इस एतबार से देखा जाए तो मुखलिस बंदा था। वो जैसे हम आजकल लोगों को देखते हैं इस तरीके का इंसान नहीं था गांधी भी, और अच्छा बंदा था। ये बाज़ मौक़ों पर ऐसा साबित हुआ है। हमारे लोग ये समझते हैं कि गांधी जो था वो दुश्मन पाकिस्तान था या फलाना था। हालांकि गांधी ने बाज़ मौक़ों पर भूख हड़ताल की इस वजह से कि मुसलमानों को ये हक़ दिया जाए। जैसा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया था तो इनका जो फ़ंड था वो नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए गांधी ने ख़ुद भी भूख हड़ताल का ऐलान किया था और अपने लोगों को भी उसने इसके लिए तैयार किया था। और इस पर ही मजबूर होकर अंग्रेज़ ने पाकिस्तान का ये फ़ंड कि एक आध केस जो है वो जारी कर दी थी, बाकी वो खा गए, वो अलग मसला है। लेकिन इस एतबार से गांधी ने कोई रुकावटें पैदा नहीं करी कि अलग रियासत बने तो ये हमारे लिए नुकसान होगा, फलाना होगा। वो चीज़ों को समझते रहे, सुनते रहे और कायदे-ए-आज़म उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते रहे। तो इस एतबार से देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम उसूलों के मुताबिक कायदे-ए-आज़म ने इनको समझाया कि देखें हम एक सेपरेट नेशन है, उसके जो उसूल होते हैं, कवानीन होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उन सब पर हम पूरा उतरते हैं। तो गांधी भी इन उसूलों को, कवानीन को जानता था, आलमी कवानीन जो होते हैं, तो उसके मुताबिक उसने भी इस बात को तकरीबन एग्री किया कि वाकई जो सेपरेट नेशन, जैसे आपके एक क्लास बनने के लिए एक स्ट्रेंथ होती है ना, भाई इतने स्टूडेंट्स हों तो हम क्लास बना देंगे, ऐसे ही एक सेपरेट नेशन बनने के लिए भी कुछ कवानीन होते हैं, उसूल होते हैं। जब वो सारे पाए जाएं तो ये एक कानून दान इंसान ही समझा सकता है उन कवानीन का। तो वो इन्होंने इनको समझाए और इन्होंने उसको एग्री भी किया। बहरहाल यहाँ तक बात हो गई। कॉन्क्लूजन पढ़ लो अगली। The conclusion, the fundamental concept of ideology of Pakistan is that Muslims are separate nations having their own culture, literature, religion, and way of life. They cannot be merged in their other nations. They should be able to develop their culture and religious traditions in an Islamic state, and they should be able to create a true Islamic society for themselves. Thus, the ideology of Pakistan will develop through the period of Muhammad bin Qasim and others are followed by political leaders like Quaid-e-Azam, and Quaid-e-Azam was Materialized। in 19 हाँ देखो यही बात जी, हाँ जी, चलें ठीक है। नतीजा क्या निकला, कंक्लूजन, कि भाई पाकिस्तान का बुनियादी तस्वुर मुसलमानों का एक सेपरेट नेशन है, अलग कौम होना, और हर एतबार से ये अलग हैं। जो मैंने पॉइंट्स पहले भी बताए, रिपीटेड है, और किसी दूसरी कौम में ये मर्ज्ड नहीं हो सकते, इनको ज़म नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो मुसलमान अपने तौर तरीके से, सकाफ़त, हर चीज़ को छोड़ देंगे, ये भूल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा करना नहीं होने देना चाहते। ऐसा मुसलमान वो वाहिद दुनिया का इंसान है जो अपने लिबास को उतार के कभी नहीं फेंकता। सारी कौमें फेंक सकती हैं, अंग्रेज़ अपना लिबास उतार के फेंक सकता है,
इसी तरह यहूदी कर सकते हैं, नसरानी कर सकते हैं, मजूसी कर सकते हैं, और भी जितने मज़ाहिब के लोग। लेकिन मुसलमान अपने लिबास से हट जाए, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान अपने तौर तरीके से हट जाए, ये नहीं हो सकता। मुसलमान अपनी असलियत से हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें अगर मुसलमान कर रहे हैं तो वो फिर मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो फिर कुछ और ही है बेचारा। तो मैंने आपको बतला दी ये बात। ये हमारे लिए बहुत लम्हे फिक्रिया है, हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ चले गए। हमने खुद अपनी हैसियत गिरा दी। अल्लाह ने हमें बादशाहों का लिबास पहनाया और हमने उतार के अल्लाह के दुश्मनों का, अल्लाह के रसूल के दुश्मनों का लिबास पहन लिया। हैरत है। चलें भाई, करें फिर अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी, तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? फिर अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी लेकर नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि कामयाब करने वाले अल्लाह हैं, मयार वो है, और कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता। तो उसके कामयाबी के लिए फिर उसको खुश करना पड़ेगा, अल्लाह उसके रसूल को। बहरहाल चलें भाई आगे। किसका नंबर है? क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया? हाँ, कौन है अब? चलें जी, नज़र आ रहा है थोड़ा Failures सा। of two-nation theory. In 1971, Bangladesh हाँ, against the East Pakistan by the West Pakistan minority military government proved to be a definite end to the theory that the Muslims of India were a single nation. The operations Bengali language. एक सेकेंड, इसको थोड़ा वो कर देते हैं, जूम। रुको, ज़्यादा जूम हो गया। अरे जूम होता है तो उधर चले जाता है। आप दिख रहे हैं? चलो आप करो। Bengali language movement, the lack of response by the federal government to 1970 Mullah cyclones, which were the leading catalyst of the Bangladesh Liberation War, turned the two divisions of Pakistan into each arch enemies of each other. Further, the fact that independent India's Muslim population is more than the entire population of Pakistan further fuels the belief आ जाए that the reasons for creations of homeland for Muslims of British India were not met. हाँ जी, दो कौमी नज़रिया जो मुसलमानों के अंदर पैदा किया गया था, टू नेशन थ्योरी, इसके नाकामी की वजूहात क्या थी वो बता रहे हैं यहाँ पर कि क्यों नाकाम हुई थी। असल तो बहरहाल जज्बा तो उनके अंदर पैदा हुआ, लेकिन टू नेशन थ्योरी की फेलियर होने की जो निशानियाँ थीं वो बता रहे हैं। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान पर जो मगरबी पाकिस्तान की अक़लियती फ़ौजी हुकूमत की तरफ से बांग्लादेश के जो मज़लूम इस नज़रिए का वो ख़ुद भी क़तई तौर पर ख़ात्मा चाहते थे, और हिंदुस्तान के मुसलमान अगरचे एक कौम थे, लेकिन ऑपरेशन सर्च लाइट, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट, 1970 के भोला तूफ़ान, ये सब ने मिलकर जो है ना मुसलमानों के इस नज़रिए को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। मज़ीद ये हकीकत कि आज़ाद हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज़्यादा है, इस यकीन को मज़ीद तक़वियत बख्शी कि बरतानवी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक वतन बनाने की वजूहात वो हकीकी नहीं थी। तो ये मुसलमानों का देखा जाए तो आपस का जो एक ना इत्तफाकियाँ थी ना, उन्होंने इस तहरीक को नुकसान पहुँचाया। और उस ज़माने में, उस वक्त में भी ये बात कही भी जाती थी कि ये 2.5 फीट के लोग जो है वो क्या काम करेंगे पाकिस्तान के लिए,
और ये बंगालियों के लिए खुसूसन वर्ड कहा जाता था सेंटेंस, और लेकिन आपने खुद देख लिया कि उन्होंने क्या काम कर लिया बाद में और वो कहाँ तक पहुँच गए। तो ये बस जो नुकसान पहुँचाने वाले लोग होते हैं ना, वो हर जगह होते हैं। वो जब तक नुकसान नहीं करें तो वो चैन सुकून से नहीं बैठते। तो पाकिस्तान को भी ऐसे बहुत से लोग पहले भी नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी आगे भी नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का। बहरहाल हाँ जी, पंखा नहीं चलवा सकते, आप खुद चला लो, कोई नहीं आएगा आपके लिए। उठो और चला लो, हिम्मत कर लो, नाराज़ नहीं होना, ठीक है। हाँ, खुद काम करना सुन्नत है ना, इसमें बरकत भी है, रहमत भी है। क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो वहाँ देखता रहूँगा, क्लास रह जाएगी और पंखा नहीं चलेगा। लाइट भी ऑन कर दो। सारे पंखे ऑन कर दो, सबको गर्मी लग रही है। बस सही है, ठीक हो गया भाई, सब खुश हैं आप? कोई और तो नहीं, किसी की कोई डिमांड? ब्रेक है ही नहीं, मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। 2 आवर्स की क्लास में नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं। हाँ, प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है हमारा, एक सेकेंड, वही मैं चेक कर रहा हूँ, रुक जाए। मैं तो 24 टॉपिक दे चुका हूँ और एक सेकेंड, ग्रुप 1 को टॉपिक दिया था ट्यूसडे को। ट्यूसडे क्या दिन था? मंगल, बुध, जुमेरात। आज क्या दिन है? जुमेरात। हाँ, बस सही है। नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे हम। असाइनमेंट अभी सीआर कलेक्ट करेंगी, रुक जाए। चले भाई आगे, कौन स्टूडेंट, किसका नंबर है? आउटलाइंस। कौन पढ़ रहा था भाई? चलें आवाज से। पढ़ लिया? चलें आगे चलें, आगे चलें। इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लड़की, चले भाई। क्यों हंस रही हैं? मैंने कोई जोक सुना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हर दफ़ा थोड़ी जाएंगे, अब क्या हो गया आपको? ये क्या तुमने करवा दिया? पहले सब सेटिंग सही थी। अच्छा, मतलब तुम्हें इधर का ये नज़र नहीं आ रहा? तो बहुत छोटा हो जाएगा, कहाँ दिखेगा? अच्छा, मैं इधर से देख के पढ़ लेता हूँ भाई, छोड़ो जी। नहीं, क्लास से नहीं उठ के जाए, मना कर रहे हैं उन्होंने। AIFD वालों ने मना कर दिया।
वो जा रही है, मैं एब्सेंट करूँगा उनको। हाँ, जाना है तो जाओ, एब्सेंट हो जाओगे। क्लास हो रही है, मजाक खेल थोड़ी हो रहा है। नहीं, कोई नहीं काम, क्लास के दरमियान कोई काम नहीं, क्लास लेनी है बस। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन, कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर वॉर। ये सेकंड सैयद सर्विसेज फॉर द रेनेसेंस ऑफ द मुस्लिम्स, सैयद एजुकेशनल सर्विसेज, सर सैयद अहमद ख़ान की जो तालीमी सरगर्मियाँ थीं, ऐसे ही पॉलिटिकल सर्विसेज जो उनकी सियासी सरगर्मियाँ थीं, इसी तरह लिटरेसी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, रिलीजियस सर्विसेज, पियोनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सारी खिदमात जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान की हैं। 1817 टू 1898 तक सर सैयद अहमद ख़ान ने 1817 से लेकर 1898 तक अलीगढ़ तहरीक को बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की दी और ये उसके बानी भी थे। इनका शुमार देखा जाए तो 19वीं सदी के अजीम तरीन मुस्लिहीन रहनुमाओं के अंदर होता है। मोबाइल इस्तेमाल करना मना है क्लास में। और जंग आज़ादी 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकाम की लहर दौड़ाई और इंतकाम लेने के लिए ज़ोर शोर से उन्होंने कोशिशें की, तब भी इन्होंने उन्हें मुसलमानों को और उनके मज़हब को बचाने के लिए इन्होंने ख़ुद दरमियान में अमल दखल किया। अंग्रेज़ों के मज़ालिम के नतीजे में मुसलमानों की सियासी और समाजी, मुआशी, तालीमी जितनी भी तरक्की के धारे थे ये कट चुके थे। देखा जाए हर शोबे के अंदर मुसलमान पीछे से पीछे आते जा रहे थे। तमाम इम्पोर्टेंट जो ओहदे थे उनसे मुसलमान हट चुके थे, हर नहज पर, हर जगह पर। तो इस चीज़ को सर सैयद अहमद ख़ान भाप रहे थे, देख रहे थे, रियलाइज़ कर रहे थे और ये चाहते थे कि मुसलमान इन जगहों से पीछे ना हटें। इसलिए उन्होंने ये सारी कोशिशें शुरू की। और आगे चलो, कंडीशंस ऑफ मुस्लिम, ये तो नज़र आ रहे हैं ना सही? ये भी नहीं नज़र आ रहा तुम्हें? आपसे रीड कराना ज़रूरी है ना बेटा। चलो इस तरह कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब तो दिखेगा ना। जी, खाना पीना, वॉशरूम सब कुछ कर आके आया करो क्लास में। क्लास में आके सारी चीज़ें नहीं याद किया करो कि अब ये हो रहा है और वो हो रहा है। किसी को सर में तकलीफ़ है, किसी को पेट में तकलीफ़ है, किसी को यही तकलीफ़ है कि मुझे क्यों नहीं तकलीफ़ हो रही। ये क्या ऐसे क्लास हो गए भाई? चले भाई, किसका नंबर है पढ़ने का? हाँ जी, अब दिख रहा है ना? चलो शुरू हो जाओ। Subjected them to all sorts of cruelties. Leading Muslim leaders were hanged, executed, as well properties were confiscated. Moreover, they were denied important government jobs, resulting the issue of Muslim civilizations went on during 1871 when the number of Muslim government servants almost came to a naught. According to Williams Hunter disclosure in his book The Indian Muslims, published in 1871, in 3 grades of assistance government completed, there were 14 Hindus and not one Muslim. Among the there were 4 Hindus and 2 Englishmen and not असल देखें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना,
उनकी वजूहात की वजह से ब्रिटिश को भी गोया गुमराह किया गया था। इस जंग आज़ादी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद ब्रिटिश अंग्रेज़ों का हिंदुओं की जानिब से यही जहन साजी कर दी गई थी कि ये जो लड़ाई हुई है, ये जो फसाद हुआ है, ये मुस्लिम्स की तरफ से हुआ है, मुसलमानों की वजह से हुआ है ये सब, और इसका असल ज़िम्मेदार मुसलमान है। उन्होंने ये शर अंगेज़ी फैलाई और ये लड़ाई जंग करी है। सर सैयद अहमद ख़ान ने अब ये एक कोशिश शुरू करी और अंग्रेज़ों को ये बावर भी करवाया कि भाई सिर्फ़ ये मुसलमान नहीं, उनका सिर्फ़ इसके अंदर अहम किरदार था, बल्कि हिंदुओं का भी उसके अंदर किरदार था, सिर्फ मुसलमानों को नहीं इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए। और इसी की बुनियाद पर उन्होंने मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहरवा के और ब्रिटिश के थ्रू मुसलमानों के क्या करे थी, जायदादें तक जब्त करवा दी थी, अहम ओहदों से, सरकारी ओहदों से, नौकरियों से मुसलमानों को महरूम करवा दिया था। और नतीजतन ये हुआ था, इन दी एंड मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब 1871 तक बहुत कम हो चुका था और मुसलमान देखा जाए कहीं पे भी नुमाइंदा जमात के एतबार से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। द इंडियन मुसलमान, जब मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन की तादाद तकरीबन ख़त्म हो गई थी और 1871 में शाया होने वाली अपनी किताब जो प्रिंट हुई, उसमें विलियम हंटर ने भी इन बातों के इंकशाफात किए और उसने भी वजाहत करी कि वाकई मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पीछे रखा गया इन एक्टिविटीज़ से। और 50 हिंदुओं के देखा जाए जहां नाम होते थे, वहां पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं होता था। हिंदुओं की भरमार थी। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ब्रिटिश, बस अंग्रेज़ होते थे। तो मुसलमान हर एतबार से, हर जगह से उनको इस फ़िरका वाराना फसाद के तहत पीछे कर दिया गया था। तो ये हर प्लेटफॉर्म से मुसलमान क्या हो रहे थे, दूर हटते चले जा रहे थे। इस चीज़ को रियलाइज़ किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने और उन्होंने आकर अब वो पॉइंट समझाना शुरू किए थे कि भाई किन किन जगहों पर देखा जाए तो हिंदू भी इनसे आगे थे और उन्होंने भी पूरा नुकसान किया है। तो बहरहाल ये सर सैयद अहमद ख़ान की एक कोशिश है। चलें आगे। सर सैयद अहमद ख़ान किसका नंबर है? या ये लाइन हो गई ना, अब वो वाली लाइन। अब चलें भाई। रेनियंस ऑफ मुस्लिम्स। चले चले छोड़ दें। Sir Syed Ahmad Khan was the first Muslim leader to realize the importance of education in our religion. आगे करूं? नहीं देख, अच्छा वो कट रही है लाइन, एक मिनट। आप देखें, चले जी। In order to educate Muslims with the environment of knowledge, he opened many educational institutions and societies which revolutionized the life of Muslims. Two mothers are in Moradabad, 1858, and Ghaziabad, 1862, which imparted education in person. In 1864, Sir Syed laid the foundation of the scientific society which translated English words into Urdu. MPO High School was founded in 1875. In 1877, MPO High School was given the status of college and inaugurated by Viceroy Lord Liverpool. Later on,
this college become a university in 1828. बस सही है, ठीक है। देखो सर सैयद अहमद ख़ान ने ना मुसलमानों के अंदर दोबारा एक नई ज़िंदगी पैदा की थी। और सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ तहरीक के बानी भी थे, और इस तहरीक के मूवमेंट के थ्रू सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के अंदर देखा जाए मुआशी मैदान में भी, समाजी मैदान में, सोशल और दीगर मैदानों में मुसलमानों को आगे बढ़ाया। मजहबी एतबार से भी सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और जो उनकी पसमानदगी हो रही थी, जो जहालत थी, उसको भी दूर किया, और इनको उन गहराइयों से बाहर भी निकालने वाले सर सैयद अहमद ख़ान एक आलिम दीन। सर सैयद की यहाँ पर अदबी जो खिदमात थी उनको बयान करा जाए, बताया जाएगा। सर सैयद की जो सियासी खिदमात हैं, फिर इसी तरह सर सैयद की तालीमी खिदमात हैं। तो फर्स्ट नंबर पे सर सैयद एजुकेशनल सर्विसेज। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, ये देखा जाए एक मुस्लिम रहनुमा थे, और जिन्होंने अपने लोगों के लिए तालीम की अहमियत को बहुत ज़्यादा महसूस भी किया। एक तो ये इस पॉइंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि ये देखते थे हिंदू, ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की ज़बान जो अंग्रेज़ी थी उसको बड़ी आसानी से वो लोग सीख लेते थे, लेकिन मुसलमान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे रहते थे, और वो इतनी आसानी से अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीख पाते थे। इसीलिए इन्होंने बहुत से एजुकेशनल सेंटर सर सैयद अहमद ख़ान ने ख़ुद बनाए थे, जिनमें मशहूर आप सुनते भी रहते हैं, आपको पता भी चलता रहता है, आगे इनकी डिटेल भी इंशाल्लाह आ रही है, वहाँ भी हम इसको देखेंगे। जिनमें से ख़ुद ये देखा जाए तो एक कॉलेज जो MAO के नाम से था, जो एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें भी इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा नुमाया किया था, और ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से था, जिसकी इन्होंने इफ्तिताह भी वाइसराय लॉर्ड बेंटन था क्या, उससे ही करवाई थी। और वहाँ भी इन्होंने मुसलमानों के लिए इस कॉलेज की ही जो है ना वो बुनियाद रखी थी, और मकसद इनका क्या था कि यहाँ से मुसलमानों को तालीम का शऊर उनके अंदर पैदा किया जाए, ताकि वो हर मैदान में आगे निकल सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, सर सैयद की ये भी काविश है। आगे चलें। पॉलिटिकल सर्विसेज, इसके बाद किसका नंबर है? पढ़ना शुरू करें ना भाई, क्या हुआ? Political services. Sayyid Ahmad Khan rendered meritorious political services in order to defend the rights of the Muslims. His services were as under. After the war of independence 1857, Sayyid compiled a valuable and pamphlet entitled रसालाए असबाबे बगावत हिंद। हाँ चलें। He explained to the British that the Muslims were not the only force behind the ठीक है, सही है, चलें। He listed the following members which led to the uprising. Misunderstanding of the people about the rulers. सही है, ठीक है। Harassment by the army, government, and awareness of the conditions and the grievance of the people. Promulgation of regulations which were contrary of the wishes of the people. Sayyid Ahmad Khan wrote a commentary on William Hunter's book. He is regarded as one of the greatest exponents of spirituality because after the controversy, he was convinced that the Muslims were not sincere towards the Muslims answer of giving of Muslims. एक पॉलिटिकल वाइज सर सैयद की जो काविश थी वो ये थी, मोबाइल बंद कर दो जिसने मोबाइल ओपन किया हुआ खोला हुआ बंद कर दें। पॉलिटिकल वाइज सियासी एतबार से सर सैयद ने जब ये देखा था कि 1857 की वॉर जो इंडिपेंडेंस थी उसमें मुसलमानों को ही
ज़िम्मेदार असल ठहराया गया है। तो अब सर सैयद ने क्या करा, उस पर एक तबसरा लिखा, पैम्फलेट्स डिफरेंट उन्होंने छपवाए और किताबें भी मुरतब करवाईं, जिसमें उन्होंने वो तमाम पॉइंट्स को सियासी अंदाज में भी नुमाया कर दिया कि जिससे पता चलता था कि मुसलमान इसके असल ज़िम्मेदार सिर्फ नहीं थे। और जितनी उस वक्त ब्रिटिश की फ़ौजी ताकत थी उसके सामने भी उन चीज़ों को रखा, मुसलमानों के हालात को भी रखा और जो उनकी शिकायतें थी उनको भी इनके सामने रखा। और इसी दौरान एक अंग्रेज़ ने भी इस्लाम ख़िलाफ़ जो है वो किताब शाया की थी, उसका भी खातिर ख्वाह सर सैयद ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया और किताबचे की सूरत में उसका जवाब भी इन्होंने लिखा। विलियम हंटर की किताब थी वो। उन्होंने दो कौमी नज़रिए की भी सबसे बड़े ये अलमबरदार शुमार होते हैं, क्योंकि हिंदू उर्दू तनाज़े के बाद उन्हें इस बात का यकीन हुआ था कि वाकई टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, ये अपनी जगह पर बहुत अहम है। वरना तब तक भी ये एक ही रियासत समझते थे कि अगर दोनों रहें साथ मिलकर भी तो कोई मसला नहीं है। चलें आगे, अब किसका नंबर है? चले जी। नहीं, जो जा रहे हैं मैं भी एब्सेंट करूँगा, मुझसे पूछे बगैर गए ना। अभी आएंगे तो मैं अटेंडेंस लूँगा ना। आ जाओ। आवाज़ आने दो, खामोश हो जाओ। कौन पढ़ रहा है? क्या नहीं नज़र आ रहा भाई, क्या हो? चलें, तारीख़ सरकशी बिजनौर, रिसाला अहकाम ताम में अहले किताब। खामोश हो जाओ, बातें नहीं करो। जाओ। ये एक तो इन्होंने सेकंड नंबर पे सर सैयद अहमद ख़ान की जो मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स हैं, तसानीफ़ हैं, उनका यहाँ पे ज़िक्र किया है। इन बुक्स के नाम भी याद कर लेना। सर सैयद सोशल सर्विसेज, सर सैयद अहमद ख़ान की जो सोशल सर्विसेज हैं उनको फिर यहाँ पे हाँ ना, और क्या है, क्या लिखा हुआ था, क्या पढ़ा आपने? इन्होंने अब इन्होंने पढ़ा तो तकरीबन सही नाम ही पढ़े। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज नॉट ओनली अ प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट बट ऑल्सो अ कैपेबल ऑथर। हिज राइटिंग्स इंक्लूड द फॉलोइंग: आसारुल सनादीद, रसाले असबाब बगावत हिंद, तारीख़ सरकशी बजनौर, रिसाले अहकाम ताम अहले किताब, तबीनुल कलाम, कुतबतुल अहमदिया, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, जामा। ये खालिस उर्दू के ही अल्फाज हैं। तो अगर अल्फाज उर्दू के हैं, जामे हैं, लेकिन हम कमज़ोर उर्दू बोलते हैं, लंगड़ी उर्दू बात करते हैं हम, लंगड़ी उर्दू में, तो इसीलिए ये क्या है भाई, असल कामिल उर्दू यही है, लुग़त वाली, और उसी पर उन्हीं अल्फाजों पर मुश्तमिल इनकी किताबों के ये सारे नाम हैं।
सर सैयद सोशल सर्विसेज, आपकी जो समाजी खिदमात हैं, सर सैयद ये चाहते थे कि बरसग़ीर के जितने भी मुसलमान हैं ये हिंदू गलबे वाले मुआशरे में बाइज़्ज़त मुकाम हासिल कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए उनका मकसद यही था, कई स्कूलों को खोलना, कई कॉलेजेस बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, कि यहाँ के बच्चे वो इस इल्म को सीख कर, इस एजुकेशन को हासिल करके खुददार बन जाएं और उनके अंदर एक इस समाज के अंदर ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके आ जाएं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, कमतरी की तरफ ना जाए। और उन्होंने मुसलमानों के इह्या और बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम किए, दूसरे भी। सबसे ज़्यादा बाअसर उन्होंने रिसाले तहज़ीबुल अखलाक लिखा। द बुक डिपेंड ऑन दी टोटली मैनर्स, जो अखलाक पर, एथिक्स पर मबनी हो, जिसमें अखलाक सिखलाए जाएँ, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की ज़िंदगी के अखलाकी रुझानात अपनाने का मशवरा दिया और तौर तरीके भी बताए कि मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजारता है। मुसलमान किसी से मुतासिर नहीं होता बल्कि औरों को मुतासिर कर देता है, मुसलमान ऐसा होता है। लेकिन हमारे हाँ बड़ी माजरत के साथ ये अल्फाज कहने पड़ते हैं कि हमारा हर दूसरा मुसलमान वो गैर मुस्लिमों से, मगरबी तहजीबों से, मगरबी ताकतों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तभी उन्हीं के तौर तरीके अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन अपना लेता है, देखते ही वो मुझसे मुतासिर हो जाता है। एक्सपायर हो गया जी मैं तो उनसे, बताओ। इंस्पायर, हाँ इंस्पायर हो गया, एक्सपायर वैसे हुआ एक्सपायर ही है, मैंने सच कहा है। इसकी ज़िंदगी तो एक्सपायर हो गई ना, उससे इंस्पायर होकर ये एक्सपायर हो गया। क्योंकि मुसलमान की अपनी जो तहजीब है, जो तौर तरीके, वो उनसे औरों को इंस्पायर करता है। तो जब ये दूसरों से खुद ही इंस्पायर हो रहा है तो बस ख़त्म इसकी ज़िंदगी। अब इसके लिए आगे क्या बचा? तो मुसलमान का तरीका क्या है? अपना तौर तरीका है। देखें इन्होंने भी एथिक्स सिखलाया उस वक्त मुसलमानों को। चलें आगे। आप कौन है भाई? बस थोड़ा सा रह गया। सर सैयद रिलीजियस सर्विसेज, किसका नंबर है भाई? पढ़ें जल्दी जल्दी, बार बार नहीं बोलना पड़े। देखें जब उस गैर मुस्लिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किताब लिखी तो इस बात को कोई भी मुसलमान कभी भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि उसके नबी को बुरा भला कहा जाए, उनके खाके बनाए जाएं। तो लिहाजा सर सैयद ने इस मैदान में भी वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर जवाब दिया और रिप्लाई दी है। और ये मुसलमान की शान है और न उसकी शान के ख़िलाफ़ है कि उसके सामने शायर इस्लाम की बुराई और तौहीन की जाए और ये खामोश तमाशाई बुत बना खड़ा रहे। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि मुसलमान आगे से आवाज़ उठाता है। और अगर इसके सामने किसी सहाबी को नाउज़ुबिल्लाह गाली दी जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी नबी को बुरा भला कहा जाए। तो यही उलमा ने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिटर्न में उसने बुराई की तो इन्होंने भी रिटर्न में उसका रिप्लाई दिया है बाकायदा तौर पे। चलें आगे, नेक्स्ट किसका नंबर है? चलें भाई।
चले भाई, बार बार नहीं बोलना पड़े, चले। कौन है नेक्स्ट? किसने पढ़ा था? हाँ लास्ट वाली, क्या हुआ? कहाँ से मतलब क्या? कहाँ से मतलब क्या? जहाँ से उन्होंने छोड़ा वहीं से। तुम क्लास में नहीं हो, मोबाइल में लगी हुई हो, क्या कर रही हो? हाँ, सर सैयद एज अ पियोनियर ऑफ, या पायोनियर है जो भी है। भाई अरबी हमारी अच्छी है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, नमाज जमात करेंगे इंशाल्लाह 2, 2:15 तक। यहाँ पर यहाँ पे यही पॉइंट बता रहे हैं सर सैयद, चूँकि 2 नेशन थ्योरी के अलमबरदार थे और इसी वजह से वो इस पर भी मेहनत कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा भी थे। सबसे पहले जो एक वर्ड इस्तेमाल किया था नेशन का, वो भी सर सैयद ने किया, और वाज़ेह ज़बान में उन्होंने ये भी कहा हिंदू मुसलमान टोटली डिफरेंट नेशन है, 2 अलग अलग नज़रिया रखने वाली कौमें हैं, इनके तमाम ख्यालात हर चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना, मर्ज करना, ये इन पर खुद जुल्म करने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। इसीलिए इनके अंदर जो भी अक्सरियतें हैं, अक़लियतें हैं, तो हर एतबार से, रिलीजियस वाइज भी, मजहबी एतबार से भी, और उसके अलावा भी इनको हर एतबार से मुख्तलिफ काउंट किया जाए, एक ना समझा जाए। लिहाजा जब इस बात को आप तस्लीम करेंगे, तब नेक्स्ट मौका फिर आपका ये होगा कि आप इस बात को मानने के लिए भी फिर तैयार हो जाएंगे कि हाँ, चूँकि ये बिल्कुल अलग थलग कौमें, तो इनको फिर अलग ही नेशन वाइज सरवाइव भी करना चाहिए। जब तक आप इस बात पे अटके रहेंगे और इस बात को नहीं मानेंगे, तो फिर आप फर्दर आगे भी कोई प्रोसेस नहीं होने देंगे, फिर मसाइल खड़े होते रहेंगे। लिहाजा ये करना सबसे पहले प्योरिटी वाइज ज़रूरी है। तो यही वो चाहते थे, इसी के लिए उन्होंने ये सारी इतनी मेहनत करी है। चले भाई नेक्स्ट लड़की। इसके बाद यहाँ से इनका लड़के का नंबर है। Inspired by Sir Syed Ahmad Khan has colleagues and Muslim students of MA College. Later, Aligarh University, the students of the Aligarh College, fired by the spirit of Muslim nationalism and spread throughout the country and became the क्या? variant of 2 nation theory. The Muslim support their national identity took the shape of movement which resulted in the दूसरा पढ़ लो आगे, दूसरा लड़का आप पढ़ो। क्या हो गया? The movement revolutionized the economic, social, and political status of the Muslims. However, the Sir Syed Ahmad Khan was the chief architect of this movement. He worked day and night for the revival of Muslim glory. After the failure of the World War of Independence in 1957, the Muslims became the victims of the work of the British rulers, and they were subjected to an unprecedented systematic process of suppression of elimination. On the other hand, the British... चले आगे, अगला लड़का पढ़ो, नेक्स्ट लड़का। On the other hand, the British rulers favored the Hindus by granting them important government jobs and palaces. Thus, the
tide was turned on the Muslim community within a short span of time. Witnessed as चले नेक्स्ट लड़का पढ़े, इसके बाद वाला। क्या हो गया, तुम देख नहीं रहते क्या? अच्छा, शुक्र है सफल हुआ और कुछ नहीं हुआ। fall from the high pedestal of the ruling class. बस कंक्लूजन है लास्ट में। चलो बस ठीक है यहीं तक ना। अलीगढ़ तहरीक, इससे मुराद वो तहरीक है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 तहरीकें शुरू की थी, वो बाद में जॉइंट हो गई थी, आपस में मिल गई थी। फिर तो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने जो MAO कॉलेज बनाया था, बाद में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट भी हो गया था। यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो वो बहुत ज़्यादा फिर यहाँ के माहौल से मुतासिर हुए और एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त उनको जो है ना ये एक विज़न मिल गया था यहाँ से। अलीगढ़ कॉलेज के तलबा मुस्लिम कौम परस्ती के जज्बे से मुल्क भर में फैल भी गए और 2 कौमी नज़रिया 2 नेशन थ्योरी के वो गोया सब के सब क्या थे, अलम बरदार थे। इस तरह मुसलमानों की अपनी कौमी शनाख्त की जुस्तजू पूरे तहरीक की सूरत में पूरे बरसगीर के अंदर फैलाने का ये लोग ज़रिया बने। 19वीं सदी में मुसलमानों की निशात सानिया का भी दोबारा से एक नई ज़िंदगी देने का भी ये तहरीक ज़रिया बनी, जिसमें अब ये स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए थे। इस तहरीक ने मुसलमानों की मुआशी, समाजी, सकाफती, सियासी हैसियत को बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। 1957 की जंगे आज़ादी की जो नाकामी हुई थी, उसके बाद भी मुसलमान अंग्रेज़ हुक्मरानों के गैज़ो गज़ब का शिकार थे। वो इनको ज़ाहिर हर तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का निशाना बनाया जाए। दूसरी तरफ बरतानवी हुक्मरानों ने हिंदुओं को वाफिर मिकदार में अहम सरकारी नौकरियां भी दे रखी थी। अब देखा जाए तो इन पर भी एक तरह का एहसान था। इस तरह मुस्लिम कम्युनिटी पर थोड़े ही अरसे में एक नई लहर दौड़ी। वो ये थी कि हुक्मरान तबके के ऊंचे मकाम से सियासी तौर पर इनको नज़रअंदाज करके मुआशी तौर पर पसमानदा अक़लियत माइनॉरिटी के अंदर इनको तब्दील किया गया था और नीचे से नीचे लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस पर सब पर काबू जो पाया वो सर सैयद अहमद ख़ान की इस तहरीक ने, जो उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी कायम की थी, पहले कॉलेज बनाया था MAO कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया था और वो गोया यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंच भी गया था ये कॉलेज। तो यहाँ से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स तैयार हुए, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का सही अंदाज में उस तहरीक को वो आगे लेकर चले और वो तहरीक फिर कामयाब भी हुई। चले भाई लास्ट वो वाली रो, CR लड़की वाली रो, आप दोनों पढ़ लें आदत। हाँ तुमने नहीं पढ़ा, चल भाई शाबाश। चलो भाई, इनविटेशन नहीं आएगा तुम्हें। बातें नहीं करो, खामोश हो जाओ, क्या हो गया है? चलो आगे लड़की, अगली लड़की पढ़ लो, इसके आगे अगली लड़की पढ़ो।
हो गया कंप्लीट? चलो आप दोबारा पढ़ लें कंक्लूजन। Conclusion: in the context of above mentioned efforts of Sir Sayyid, we came to know that he took the responsibility of the science of Muslim glory and to achieve its realization, he guided the Muslims to right direction and to give a definite position where Muslims could mold their life according to the prestige principles of Islam. Undoubtedly, Sir Sayyid Aligarh movement was the pioneer of knowledge theory which injected life in the dormant body of Muslimism. He restored confidence among Muslims and fought for their political, cultural, social and असल जो सही डायरेक्शन में सेमत में जो मुसलमानों का रुख किया ना, वो सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत अच्छे अंदाज पे किया कि एक तो वो लीडर बने, मुस्लिम रहनुमा थे और एक बड़े लीडर थे। तो लीडर का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, गाइड भी करता है और बिल्कुल करेक्ट पाथ जो होता है उसकी तरफ उनकी रहनुमाई करता है। और यही आज के दौर में भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा होता रहा और ये वहीं से चल रहा है सिलसिला। लेकिन हमारे यहाँ इसको गलत अंदाज में पेश किया जाता है कि भाई देखो जो सरबराह हैं वो ख़ुद तो मज़े से और ठंडे कमरों के अंदर बैठे हुए और इन सिपाहियों को और फलाने ये पूरे इस ब्रिगेड को और वो जो है ना पूरा ग्रुप को उन्होंने आगे मरने के लिए भेजा हुआ है, लड़ने के लिए भेजा हुआ है। ऐसा थोड़ी है भाई। यानी आप हैरान हो कि गज़ा के अंदर अभी भी ऐसे जगह मौजूद हैं कि जहाँ मुजाहिदीन तैयार हैं, सुरंगों के अंदर है, उनको ये पता ही नहीं चला कि भाई जंगबंदी हो चुकी है। अभी तक ये हाल है। और जो अभी भी कुछ ख़वातीन को इन्होंने और रिहा किया है अभी चंद दिन पहले, तो वो जिस तरीके से यानी कि इन मुजाहिदीन से मिलते हुए जा रही हैं, बस उनके आंसू रह गए निकलना। हैरत है, दुनिया हैरान हो रही है। जो तस्वीरें और वीडियोस आई हैं ना सामने, कि वो बता रही हैं हम 4 महीने से कैद हैं, लेकिन जिस तरह इस्लाम गाइड करता है ना, पूरे उस तरीके से जो उन्होंने उनको रखा हिफाजत के साथ, और जो वहाँ से कैदी छोड़े जाते हैं उनके क्या हालात होते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंस है इस्लाम का। इस्लाम ऐसा दीन है ना कि आप अगर उस पर सही मानों में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा, वरना इस्लाम का मज़ा ऐसे हर एक को लगता भी नहीं है। जो इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है ना, उसको पता चलता है कि वाकई इस्लाम क्या है। बहरहाल तो ये हालात वहाँ पर इस तरह पेश भी आए और उनको अभी तक, क्योंकि वो इतनी अंदरूनी ज़मीन के हिस्सों के अंदर मौजूद हैं कि उन तक पैगाम बाहर की दुनिया से तो उनका ताल्लुक़ ही नहीं है। तो कैसे पहुँचेगा पैगाम? वो तो कोई निकल के वहाँ से आएगा, उसको पता चलेगा तो वो जाके बताएगा। तो जो हालात थे उसके मुताबिक तो यही था। अभी तक भी कितने सुरंगों में उनको पता ही नहीं है। बाहर ज़ोर से हंसो, इतना आहिस्ता क्यों हंस रहे हो? ये आपके मैनर्स हैं माशाल्लाह, टीचर क्लास में और आप हंस रहे हैं। ये आप जो है वो AIFD वाले स्टूडेंट्स हैं, ये अनोखे स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं करें, आप भी इसी दुनिया में ही सरवाइव कर रहे हैं ना, यहीं पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी इधर ही रहते हैं। तो आप फिर इसका मतलब अपने बड़ों के सामने भी ऐसे ही करते होंगे, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना। अगर आप अपने उस्ताद के सामने, टीचर के सामने ऐसा कर रहे हैं कि टीचर इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा है और आप हंस रहे हैं, तो इसका मतलब आपके वालिद भी, पेरेंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करते होंगे, आप आगे से ही करते होंगे, ऐसे ही हंसते होंगे, है ना, सेम एज इट इज। हाँ, तो ऐसा क्यों है भाई? ये मैनर्स, या तो मैं इनको कहता हूँ भाई एथिक्स की क्लासें रखो इनकी, ये PhD ST ख़त्म करो, पहले इनको अदब सिखाओ, इंसान का बच्चा बनाओ। क्या होते हैं? पहले इनको इंसान का बच्चा बनाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एथिक्स पढ़ाओ इनको, मैनर्स सिखलाओ। और मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि पहले ना, अभी जैसे
देखो माशाल्लाह से 15, 20, 25 मिनट बाकी है ना। नहीं है, 10 मिनट और नहीं 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 नहीं, अब तो ये मुझे करना पड़ेगा, आपने मुझे मजबूर कर दिया। और मेरे पास तो बहुत अच्छा मौका भी है ना कि मैंने अपना लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया। इससे अच्छा मौका कैसे मिलेगा? वक्त में भी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, और मौका भी है, महल भी है, तो ये तो फिर हमारा हक बनता है। नहीं, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि आपको सिखाना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आदाब जो है ना ये हमसे अच्छे तो जानवरों को आते हैं। जानवर देखें कितने अदब के साथ मुनज़्ज़म तरीके से जब उनसे कोई बात करता है तभी वो जवाब देते हैं। अपनी तरफ से दो चोटियां बातें कर रही हैं, तीसरी आके बीच में मिन 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 नहीं करती है। ये चोटियों का भी उसूल बता रहा हूँ। वो देखो वो अभी भी बात कर रही है, लगी हुई है वो आखिर वाली। तो ये अब आप छोटे से बच्चे तो नहीं है ना, बहुत छोटे, कि मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊं समझाऊं। अब आप समझदार हैं, अक्ल है आपके पास, तो ये इस तरह ना किया करें। टीचर है क्लास में, मैं तो देखना भी नहीं चाहता, मैं इतनी इज्जत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी एक क्लास में लड़की नाराज़ हो गई, इस्लामिक स्टडीज़ की क्लास, तो वो इस बात पे नाराज़ हो गई कि आप, अच्छा ऐसा पहले भी हुआ, ये कोई पहली दफ़ा अचंभे वाली चीज़ हमारे लिए नहीं कि नई चीज़ आ गई हमारी ज़िंदगी में तो अब हम उसको जवाब ही ना दे सकें। ये पहले भी बहुत दफ़ा हुआ, ये 15वां साल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हुए। तो वो कहने लग गई, एकदम उसने एतराज़ कर दिया कि नहीं ये तो आप हमें रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। फिर मैंने उसको समझाया, कम अक्ल लड़की को, कि बेवकूफ़, तुम्हारी इज्जत है ये कि तुम्हारी तरफ मैं नज़र नहीं करता, ये अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। आप खुद अजीब मतलब अंदर चीज़ पैदा हो गई कि मेरी तरफ नज़र, भाई मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी तरफ नज़र शौहर के लिए है, हस्बैंड के लिए है कि वो आप उसके लिए बने, ऐसा बिल्कुल शरीयत ने, इस्लाम ने पूरी इजाज़त दी हुई है। मैं तो टीचर हूँ, मेरा आपको देखना क्या बनता है? मैं इसीलिए ये लाइन वालों को बेचारों को देखता हूँ ज़्यादा। ये हाँ लड़के जो हैं इनको क्यों, मैं मजबूरन लड़कियों की तरफ देखता हूँ, भाई वो बातें कर रही है या मोबाइल में लगी हुई है, नहीं मान रही, नहीं सुन रही, तो मैं मजबूरन मुझे देखना पड़ जाता है। वरना हम इस्लामिक स्टडीज़ में तो यही करते हैं, लड़के लड़कियाँ एक तरफ और लड़के एक तरफ, तो मैं बस इधर ही देखता हूँ, लेकिन उनको भी बराबर आवाज़ तो उनको भी आ रही है ना। नहीं आगे तो बैठ जाए, हमारी नज़र पर होता है सारा। इंसान को जो अल्लाह ने नज़र दी है ना, तो मैं बस नहीं वो आई कांटेक्ट आप क्यों नहीं कर रहे, तो मैं कैसे समझूंगी भाई ये क्या बात हो गई। ये देखो, मतलब इसको भी अपना राइट समझा हुआ है। और एक जगह जो इसी तरह वो जब उनको अलग करा तो वो बुरा मान गए कि भाई आपने लड़कों को अलग क्यों कर दिया, लड़कियों को। हमारे तो वो फलाने टीचर हैं, वो कहते हैं कि दोनों तरफ लड़कियां हों, इसका हक है, ये राइट है इस लड़के का। अबे भाई ये ऐसे टीचर भी होते हैं भाई, ये आपके यहाँ भी माशाल्लाह कदी भी कह सकता हूँ, मुझे इस बात की भी इजाज़त है। बहरहाल, लेकिन आपने गौर किया होगा जब एक गधा आवाज़ लगाता है तो फिर दूसरा गधा भले दौड़ता हुआ जा रहा हो अपने काम से, लेकिन फिर भी वो आवाज़ बराबर ही लगाता है, हिलाता है और इस बात का सबूत देता है। जब ये ऐसे बात करते हैं तो कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे, कि जब अपने वालिदैन, अपने उस्ताद, नबी के सामने आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात करना ऐसा है जैसे दो गधे बातें कर रहे हैं या दो गधियां बात कर रही हैं। क्योंकि गधे तो नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं गधियां भी बोल रहा हूँ। तो अब इनका बात करना, कुरान क्या कह रहा है आगे, कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िन,
अन तहबत आमालुकुम, ये बेअदबी तुम्हारे आमाल ज़ाया कर देगी। व अंतुम ला तशउरून, ये और हैरत की बात है कि अल्लाह कह रहे हैं कि फिर तुम्हें देखो पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े आमाल अगर तुमने किए भी होंगे ना, वो सब ज़ाया हो जाएंगे और हमें तो पता भी नहीं चलता। वाकई इंसान का कौन सा अमल अल्लाह ने किस हरकत की बेस पर ज़ाया कर दिया, उसके अमाल नामे से मिटा दिया गया, हटा दिया गया। आपको दिख रहा है, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो लेकिन ये होता किस वजह से, वो अल्लाह ने बता दिया, बेअदबी की वजह से। अगर आप उस्ताद के सामने उसका अदब नहीं करते, आप बातें करने से नहीं बाज आते, जैसे ये दो बच्चियां बातें कर रही, तो इसका मतलब होता है कि आप दो गधियां हैं जो आपस में मैं इन दोनों मैं जो क्लास से बाहर है उनको कह रहा हूँ जो क्लास में मौजूद है इनको नहीं कह रहा, इसीलिए। ठीक है, नहीं, ये मैनर सिखाना बहुत ज़रूरी है और टाइम भी है अभी। तो 2:15 तक क्लास टाइमिंग है। 10 मिनट पहले, बस 10 मिनट पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर। सर 10 मिनट पहले देंगे ना? वो उस दिन का मैंने बोला था, अटेंडेंस तो लेनी है ना। असाइनमेंट किस किस का है? लड़कों का और लड़कियाँ? लड़कियाँ सारी इनको बैठे बैठे पास आउट कर दें, वहाँ भेज दें उनके पास असाइनमेंट सारे CR को। यहाँ जो लड़के हैं उनको भेज दें। लड़का कहाँ है? कोई नहीं है, इनको भेज दें। क्या नाम है आपका? असद भाई को दे दें सब लड़के, असद भाई को दे दें और लड़कियाँ वहाँ दे दें उनको, CR को। और जो स्टूडेंट नहीं है उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क करेंगे भाई। पास कर दो, आगे दो इनको, आगे दो भाई इनको। एमन हसन, खामोश हो जाए आप सब, कोई आवाज़ ना आए। क्या हो गया, क्यों आ रही हो इधर? एमन इकबाल, वहीं से बता दो, क्या इम्पोर्टेंट बात है? कोई इम्पोर्टेंट बात है? बताओ, अच्छा बताओ क्या बात है। चलो मैं अटेंडेंस के बाद आपसे पूछ लेता हूँ, सही है? नाराज़ नहीं हो, क्योंकि टीचर से कभी भी नहीं स्टूडेंट को नाराज़ होना चाहिए और ना टीचर को किसी स्टूडेंट से नाराज़ होना चाहिए। खामोश। एमन इकबाल, आयशा रिफत, अलीशा वसीम, हाँ मैं एब्सेंट करूँगा। अलीशा वसीम, क्या नाम है इसका? बुशरा, ये एब्सेंट है। अलीशा वसीम नहीं है। अलीशा इबाद, अलीज़ा असलम, अलीज़ा अशद, आमना बतूल नहीं आई, आमना बतूल नहीं है। और अलीज़ा अशद है? अच्छा। अनाब अली, कहाँ है अनाब अली? आप अनाब अली हैं? अनमता तारिक, अनस निसार, अरसलान खान, अच्छा, असदुल्ला खान, असील, अतिया अजीज़, आयशा खालिद, आयशा शेख। असाइनमेंट दे दिया आपने? क्यों नहीं दे रही हो असाइनमेंट? जल्दी दो वरना नंबर नहीं मिलेंगे। आयशा शेख का है? जिसने नहीं दिया असाइनमेंट उसके 5 नंबर गए, ख़त्म। बतूल फातिमा, अब इतना टाइम थोड़ी है। बुशरा मुस्तफ़ा, हाँ एक में मैंने, आप फर्स्ट हाफ में नहीं थी ना? देखा आपने भी बोला है ना इन्होंने, नहीं थी मैं, थी ये CR थी फर्स्ट हाफ में। अच्छा, बुशरा परवीन, ईमान, हाँ सही है, लगा दी। फरिया अहमद, हुदा अनीस लगा दी।
हुदा, अनीस कलीम, अनीस है, कशफ कलीम, कशफ कलीम कहाँ है? नहीं आई। कशफ मुगल, ये कशफ कलीम थी फर्स्ट हाफ में क्या? लबीबा महमूद, लबीबा, लाइबा, लारेब तुर्क, मोहम्मद बख्श बलोच, महम खान, मनाइल शाहिद, नहीं है दोनों, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस, मुनज़्ज़त तबस्सुम, नमरा नाज, निमरात तारी, नुसरत गुल, उमेहा बिनते आरिफ, कुरतुल ऐन, रफ़िया अलीम, रक्षा कुमारी, रामीन दानिश, रमना इरफान, रोहम रेहान, सफ़ीना अकबर, समीर समी, समीर नहीं है, सना, सारा, शफ़ान,